हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके जून 2023 एग्जाम में पूछा गया है। ये है शिफ्ट 2। अगर आपने शिफ्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वन और मोर पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज आर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। आपको बताना है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो भी पार्टीज होती हैं उनको उनकी लायबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज किया जा सकता है। बाय गिविंग नोटिस डिसऑनर बाय द होल्डर, बाय डेलिबरेटली कैंसिलिंग द नेम ऑफ द पार्टी और पार्टीज, बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, बाय अलाउिंग ड्रॉवी 24 आवर्स टू एक्सेप्ट, बाय मटेरियल अल्टरेशन। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इसमें सेक्शन 82 टू 89 जो है वो डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी को डील करता है। तो आप किसी भी पार्टी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की लायबिलिटी से कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं ये बताया गया। तो सेक्शन 82 ए कहता है बाय कैंसिलिंग द नेम ऑफ द पार्टी। एक एक ऑप्शन को देखते हैं। सेक्शन 82 ए ये बात करता है बाय डेलिबरेटली कैंसिलिंग द नेम ऑफ द पार्टीज। अगर आपने पार्टी का नाम ही कैंसिल कर दिया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से तो आप उसको उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये करेक्ट है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बाय गिविंग द नोटिस डिसऑनर बाय द होल्डर। तो देखिए, अगर आपका जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया है और होल्डर जो है उसको नोटिस दे रहे हैं तो ये लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको लाइबल ठहरा रहे हैं कि ये जो भी आपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था वो डिसऑनर हो गया है, हमें वापस से पेमेंट चाहिए। तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो जिस भी ऑप्शन में ए है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब देखिए, कुछ आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कुछ आप रिस्ट्रिक्शन या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ लिमिटेड एक्सेप्टेंस आप लेते हैं और ये भी एक तरीका है कि आप लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हैं बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो ये भी होगा। नेक्स्ट है बाय अलाउइंग ड्रॉवी 24 आवर्स टू एक्सेप्ट। देखिए, ये नहीं है तरीका, क्योंकि हम ड्रॉवी जो होता है उसको 24 आवर्स नहीं देते हैं बल्कि मोर देन 48 आवर्स, ध्यान रखना 48 घंटे से ज़्यादा आप समय देते हैं। जब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा तो उसमें आपने ड्रॉअर और ड्रॉई के बारे में पढ़ा होगा। ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल लिखता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाता है, वो दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर देता है कि आप उस पेमेंट को पे करिए। ड्रॉई कौन होता है? पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द ड्रॉअर टू पे। जिस व्यक्ति को ये निर्देश दिया जाता है कि आपको पे करना है, जो ऑर्डर मिलता है जिस व्यक्ति को, उसे ड्रॉई बोलते हैं। तो डी तो नहीं होना चाहिए, तो जिस भी ऑप्शन में डी है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय मटेरियल अल्टरेशन। मटेरियल का क्या मतलब है? जो भी इंपॉर्टेंट हो या फिर इसको बोल सकते हैं रेलिवेंट। और अल्टरेशन का क्या मतलब है? चेंजेस। अगर आप कोई महत्वपूर्ण चेंजेस कर दे रहे हैं अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तो इससे भी जो भी पार्टीज हैं उनकी लायबिलिटी से आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेट को चेंज कर दिया, जो भी आप अमाउंट पेमेंट करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं उसका अमाउंट चेंज कर दिया, टाइमिंग ऑफ द पेमेंट जो टाइम है वो चेंज कर दिया, या फिर प्लेस को चेंज कर दिया, या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल है रेट में आपने कोई परिवर्तन कर दिया, या फिर किसी भी नए मेंबर का जो नाम है वो ऐड कर दिया। और यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये जो नए मेंबर का आप नाम ऐड कर रहे हो ये एग्जिस्टिंग जो मेंबर हैं उनके बिना कंसेंट के अगर आपने ऐड किया है तो आप एक या एक से अधिक पार्टी को उनकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बी, सी और ई जो है वो सही है। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको डिटेल में एक बार पढ़ लेना। आपको यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल हैं, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीफ में सारी चीज़ों को एक बार आप ज़रूर पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इन इशू। आपको बताना है कि दिए गए केसेस में से कौन सा केसेस है जहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड ऑफ इन इश्यू होता है। आपके ऑप्शन है मिस्टेक कॉज्ड बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद, मिस्टेक एज टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट, बायलैटरल मिस्टेक,
एंड यूनिलेटरल मिस्टेक। ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको वॉइड ऑफ एन इश्यू से पूछ दिया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉइड का क्या मतलब है। हिंदी में हम उसको बोलते हैं व्यर्थ। व्यर्थ कब होगा? जब कोई भी एग्रीमेंट जिसको हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि ये एग्रीमेंट जो है वॉइड होगा। अब वॉइड ऑफ इनिशियो का क्या मतलब है? ऑफ इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब कोई भी एग्रीमेंट जब से वो बनाया गया तभी से ही वो वॉइड हो तो उसे हम बोलते हैं वॉइड ऑफ इनिशियो। वॉइड ऑफ इनिशियो मीन्स एग्रीमेंट आर अनइनफोर्सिबल राइट फ्रॉम द टाइम दे आर मेड। जब से ही कोई भी एग्रीमेंट बनाया गया अगर उसी समय से ही अगर वो अनइनफोर्सिबल है, ये ध्यान रखना, अनइनफोर्सिएबल, तब उसे हम बोलते हैं वॉइड ऑफ इनिशियो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया या फिर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसके साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया तो वो शुरुआत से ही व्यर्थ है। उस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। कल को अगर आपने माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया और माइनर ने जो भी प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल नहीं किया तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसको सू नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि कौन कौन सा केसेस है जो कि वॉइड ऑफ इनिशियो है। तो सारे स्टेटमेंट्स को एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं। पहला है मिस्टेक कॉज बाय फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मिस्टेक किया है, मतलब क्या है कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपने कंसेंट ले लिया पार्टी का, तो ये जो कंसेंट है वो विशियस होगा। विशियस का क्या मतलब है? डिफेक्टिव होगा। तो ऐसे में जो एग्रीमेंट है वो वॉइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहला जो है वो शुरुआत से ही व्यर्थ है। दूसरा है मिस्टेक हैज टू आइडेंटिफाई द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो पर्सन है उसकी आइडेंटिटी भी आपने गलत कर दी, उसकी आइडेंटिटी को लेके आपने कोई गलती कर दी, मिस्टेक कर दिया, तो ये भी वॉइड ऑफ इनिशियो होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी पर्सन की आइडेंटिटी को लेकर कोई मिस्टेक की है तो वो शुरुआत से ही व्यर्थ होगा। तीसरा है मिस्टेक एज टू नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट। अगर आपने जो भी आपने एग्रीमेंट किया उसके टर्म्स को अच्छी तरीके से नहीं समझा तो ये भी आपका वॉइड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। नेक्स्ट है बायलैटरल मिस्टेक एंड यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक का क्या मतलब? बाई का मतलब क्या होता है? दो। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। तो बायलैटरल मिस्टेक का क्या मतलब है? जब दोनों पार्टीज जो हैं एग्रीमेंट करते समय गलती कर रही हैं, मिस्टेक कर रही हैं, और ये मिस्टेक जो है वो फंडामेंटल होना चाहिए। फंडामेंटल फैक्ट्स, ठीक है, जो मेन चीज है कॉन्ट्रैक्ट का, फंडामेंटल फैक्ट्स पे ही वो दोनों पार्टी मिस्टेक कर रही हैं तो उसे हम बायलैटरल मिस्टेक कहें। यूनिलैटरल मिस्टेक का क्या मतलब है? जब कोई एक पार्टी मिस्टेक कर रही है अबाउट फंडामेंटल फैक्ट्स और जो दूसरी पार्टी है उसको इस मिस्टेक के बारे में पता है तो वो यूनिलैटरल मिस्टेक होगा। फॉर एग्जाम्पल बायलैटरल मिस्टेक का एग्जाम्पल देते हैं। ए और बी है, इन्होंने एक पेंटिंग को लेके एग्रीमेंट किया। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज जो है वो ये मान लेती हैं कि बीच में जो है फायर आ गया, मान लीजिए आग लग गया, और दोनों पार्टी ये सोच रही हैं कि हो सकता है कि ये जो फायर लगी है इसमें इनकी पेंटिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन अभी भी रियलिटी में क्या है, ये जो पेंटिंग है वो अभी भी अस्तित्व में है, एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे दोनों जो पार्टीज हैं वो बायलैटरल मिस्टेक कर रही हैं। एग्जैक्टली जो पेंटिंग है वो अभी तक जली नहीं है लेकिन दोनों पार्टीज ये सोच रही हैं कि आग लगा होगा और जो पेंटिंग है वो जल गई होगी। तो ये बायलैटरल मिस्टेक है। यूनिलैटरल मिस्टेक का क्या मतलब है? जब सिर्फ एक ही पार्टी मिस्टेक कर रही है अबाउट फंडामेंटल फैक्ट लेकिन दूसरी पार्टी जो है उसे इस बात का पता है कि मतलब वो मिस्टेक के बारे में अवेयर है एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं ए और बी। ए जो है बी को एक कार बेचता है। बी ये सोचता है कि ये जो कार है वो एंटिक कार है, कोई कलेक्टर का कार है, बहुत ही पुराना एंटिक कार है। लेकिन ए को पता है कि ये कलेक्टर कार नहीं है बल्कि एक रेगुलर कार है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ए को पता है कि ये रेगुलर कार है लेकिन बी को ये लगता है कि वो कोई एंटीक कार है, पुरानी विंटेज कार है। तो ध्यान रखना, चाहे बायलैटरल मिस्टेक हो चाहे यूनिलैटरल मिस्टेक हो, ये वॉइड ऑफ इनिशियो शुरुआत से नहीं होती हैं, ये वॉइडेबल होती हैं। वॉइडेबल का मतलब क्या है? वॉइड नहीं है बट उसे वॉइड ठहराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप देखो कि अगर बी को ये पता चल गया कि ये जो है रेगुलर कार है तो ये चाहे तो इस एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। वॉइडेबल का क्या मतलब है? वॉइड नहीं है बट इसे वॉइड कराया जा सकता है, ये ध्यान रखना। और किसी एक पार्टी के पास ये पावर होगी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे ए ने बी को घोड़ा बेचा,
ए जो है बी को घोड़ा बेचता है, घोड़ा बेचते समय वो ये बोलता है कि घोड़े को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिट है। लेकिन जब बी के पास ये घोड़ा जाता है तो उसे पता चलता है कि इसको कोई सीवियर डिजीज है इसको। तो अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये वॉइडेबल किसके हाथ में होगा? बी के हाथ। अगर बी चाहे तो इस घोड़े को वापस कर सकता है, ठीक है। वॉइड नहीं है, बट बी के ऊपर है कि वो चाहे तो उस घोड़े को रख ले या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके घोड़े को वापस कर दे। तो बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक जो होते हैं वो वॉइड ऑफ इनिशियो नहीं हो सकते, बल्कि वॉइडेबल होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ए बी सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बी ए सी। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि वॉइड ऑफ इनिशियो के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स वर सप्लाइड बाय एक्स टू वाई। देख लेते हैं। एक्स ने वाई को कुछ बॉटल सप्लाई किया। ये क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक्स। आगे कह रहा है वाई गॉट इंजर्ड ड्यू टू बस्टिंग ऑफ वन ऑफ द बॉटल्स। वाई जो है इंजर्ड हो गया है, एक बॉटल उसमें से फट गई और वाई जो है इंजर्ड हो गया। आगे कह रहा है वाई क्लेम्ड द डैमेजेस फ्रॉम एक्स ड्यू टू। वाई जो है वो एक्स से क्लेम मांगता है डैमेज का कि मैं इंजर्ड हो गया हूँ, मुझे इसका क्लेम चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। आपको बताना है कि ये जो क्लेम वो मांग रहा है वो किस बिहाफ पे मांग रहा है। आपके ऑप्शन है कंडीशन एज टू फिटनेस, यहाँ पे एज नहीं होगा और होगा। कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, कंडीशन इन सेल बाई डिस्क्रिप्शन। तो देखिए जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं 1930, तो उसमें आपने कंडीशन एंड वारंटी पढ़ा होगा। कंडीशन एंड वारंटी का जो सेक्शन है वो 12 to 17 है, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कंडीशन से लेके। तो कंडीशन का क्या मतलब है? इसेंशियल। इसेंशियल का क्या मतलब है? जब भी आप कोई मेन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत इसेंशियल होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसे ही हम कंडीशन कहते हैं। अब यहाँ पे 4 तरह की कंडीशन दिया गया। पहला है कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर बायर ने कोई परचेज किया है, ठीक है, एक एक वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, और उसने उस परचेज करने का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सेलर को बता दिया है, और जो बायर है उसने सेलर के स्किल और जजमेंट के बेसिस पे भरोसा किया, और सेलर उसी तरीके के गुड्स में डील करता है और वो परचेज कर लेता है। बाद में अगर जो भी बायर है उसके पर्पस को फुलफिल नहीं होता है तो वो सेलर से जो डैमेज है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ए है, इसने बी से, बी जो है सेलर है, ए जो है बायर है, इसने कोई साउंड बार खरीदा, ठीक है। साउंड बार खरीदते समय उसने ये बताया कि भाई मुझे ऐसा साउंड चाहिए जो कि पूरे घर में अच्छा बजे, मतलब पूरा डीजे वाली वाइब दे। लेकिन बाद में ये पता चला कि इसका जो साउंड है वो बहुत बेकार है, वो एक रूम तक भी अच्छे से नहीं बज रहा है। तो पहले से ही बायर ने, जो सेलर है, उसको अपना पर्पस बता दिया है कि ये जो साउंड बार है वो मैं परचेज कर रहा हूँ पूरे घर में शादी के लिए यूज़ करने के लिए या किसी भी बड़े इवेंट के लिए यूज़ करने के लिए। और जो सेलर है उसने बोला ठीक है भैया मैं साउंड बार ही बेचता हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी है, ये साउंड बार आपके लिए बेस्ट होगा। तो अगर ये जो कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी है, अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो यहाँ पे ए जो है वो डैमेज क्लेम कर सकता है। तो क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं की जा रही। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब है कि कोई भी जो भी कंज्यूमेबल गुड्स हैं, ठीक है, जैसे पर्टिकुलरली जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। जो भी कंज्यूमेबल गुड्स हैं पर्टिकुलरली फूड प्रोडक्ट्स, उनकी ओवरऑल क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ हेल्दीनेस और सेफ्टी को ध्यान में रख के उसको बनाया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैकडी में आप जाके बर्गर खाते हो और बर्गर में कुछ पत्थर या कुछ भी ऐसा चीज़ निकल जाता है, आपने देखा होगा कई बार खाने में न्यूज़ में आता रहता है कि इस तरीके की चीज़ें गिर गई हैं, छिपकली या कुछ भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल क्वालिटी जो है वो कंज्यूमेबल गुड्स की वो बढ़िया होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। मर्केंटेबिलिटी का क्या मतलब है कि इसमें जो भी लेटेंट या फिर हिडन डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, हिडन डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। इसको और तरीके से समझते हैं, जो भी गुड्स हैं वो लेटेंट या हिडन डिफेक्ट से
फ्री होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है वो नॉर्मल यूजेस में काम करने चाहिए। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हो तो वो बॉटल डेली रूटीन में नॉर्मल यूजेस में अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे हम बोलते हैं कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, और ऐसे में आप डैमेज को क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा कि एक्स ने वाई को कोल्ड ड्रिंक बेचा, ठीक है, सप्लाई किया, और वाई के पास जब बॉटल पहुंचा तो वो एक बॉटल फट गया, बर्स्ट कर गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। नॉर्मल यूजेस में तो उसको परफॉर्म करना ही चाहिए था, फटना तो चाहिए नहीं था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी। आखिरी ऑप्शन भी देख लेते हैं, कंडीशन इन अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है कि जो भी सेलर गुड्स बेच रहा है उसमें उसने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि प्रोडक्ट ऐसा है ऐसा है। तो जो भी गुड्स बेचा जा रहा है वो मैच करना चाहिए टू द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय द सेलर। जो भी डिस्क्रिप्शन सेलर प्रोवाइड कर रहा है उसके डिस्क्रिप्शन और गुड्स दोनों मैच करने चाहिए, अदरवाइज डैमेज को क्लेम किया जा सकता है। तो यहाँ पे थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट 1 जो है वो असर्शन के फॉर्म में है, स्टेटमेंट बी जो है वो रीजन के फॉर्म में दिया गया है, और आपको पूछा है कि कौन सा करेक्ट होगा आंसर। तो असर्शन देखते हैं। असर्शन कह रहा है प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रॉमिस जो है वो एग्रीमेंट ही होता है। आप समझ लो कैसे। प्रॉमिस से पहले क्या होता है, ऑफर होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस बन जाता है। एक पर्सन जब किसी को ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये प्रॉमिस बन जाता है। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने बोला कि आप 50,000 में मेरी बाइक ले लो, ठीक है। मिस्टर एक्स है, इन्होंने 50,000 में अपनी बाइक बेच देंगे, तो वाई जो है वो 50,000 दे देंगे और मिस्टर एक्स जो है वो बाइक दे देंगे। तो मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया वाई को, अगर वाई को पसंद नहीं आता तो ये ऑफर वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब भी प्रॉमिसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है उसे हम प्रॉमिस कहते हैं, और प्रॉमिस एग्रीमेंट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है तब प्रॉमिस हो जाता है, और प्रॉमिस में हम ये मान लेते हैं कि ये यहाँ पे हिडन कंसिडरेशन है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो हम ये मान लेंगे कि कंसिडरेशन उसको मिल रहा है। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, बदले में मिलना। जैसे मिस्टर एक्स जो है वाई को बाइक बेच रहे हैं, तो वाई को क्या मिलेगा, बाइक मिलेगा, एक्स को क्या मिलेगा, उसके बदले पैसा मिलेगा, इसे हम कंसिडरेशन बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो हम मान लेंगे कि कंसिडरेशन मिल रहा है। और एक सीधी सी बात है, अगर एक्स मिस्टर एक्स जो है वाई को ऑफर दे रहे हैं और अगर वाई एक्सेप्ट कर लें तो इसका मतलब है कि एक दूसरे को कोई कंसिडरेशन मिल रहा है तभी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर कंसिडरेशन नहीं मिलता तो वाई एक्सेप्ट ही क्यों करते। तो प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, ये एक बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हम मान लेंगे कि कंसिडरेशन मिला है, अगर लिखा है विदाउट कंसिडरेशन तो गलत हो जाएगा ये असर्शन, ठीक है। रीजन में दिया है एग्रीमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो अभी मैंने बताया कि एग्रीमेंट क्या है, ऑफर और एक्सेप्टेंस का ही टोटल है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है, प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट बिकॉज एग्रीमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है एग्जाम में इस तरीके के और भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपको बताना है कि कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, विशेषता नहीं है। ये नॉट पे ध्यान रखना। ऑप्शन है सेल्स टाइटल टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरर फॉर वैल्यू, फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रांसफर, इजी नेगोशिएबिलिटी, ट्रांसफरर कैन सू इन ओन नेम विदाउट गिविंग नोटिस टू द डेटर। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक बार आप पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के तभी जाना। तो इजी से स्टार्ट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रांसफर, आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी विशेषता है, उसको इनफाइनाइट टाइम तक ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि करते नहीं है बट एक उसमें लिखा रहता है कि ट्रांसफर्ड इनफाइनाइटम, ठीक है, एक टर्म है इनफाइनाइटम, इनफाइनाइट टाइम तक ट्रांसफर किया जा सकता है, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है।
नेक्स्ट है ईजी निगोशिएबिलिटी। इसको आसानी से ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ईजिली ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी स्पेशल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसे स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टैम्प मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिटन ट्रांसफ़र डीड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट ट्रांसफ़र डीड बनाए या फिर कोई स्टैंपिंग के आप ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, इसीलिए ईजिली निगोशिएबिलिटी बोला जाता है। और यहाँ पे ओनरशिप भी ट्रांसफ़र होता है, ये ध्यान रखना। अब जो ए और डी ऑप्शन है, इसको पढ़ने से पहले आपको ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बारे में समझना होगा। तो समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स है और ये है मिस्टर वाई, ठीक है। इन्होंने प्रोमिसरी नोट लिखा। प्रोमिसरी नोट का मतलब प्रतिज्ञा पत्र, आप जानते ही हैं। मिस्टर एक्स जो है वो वाई से मान लेते हैं कि पैसा उन्होंने उधार लिया। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कुछ पैसे उधार लिए और बदले में उसने एक प्रोमिसरी नोट इशू कर दिया कि मैं आपको इतने दिन के बाद पैसा आपको रिटर्न कर दूंगा। तो मिस्टर एक्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ट्रांसफरर और मिस्टर वाई क्या हो जाएंगे, ट्रांसफरी, ठीक है। जो ट्रांसफ़र करता है राइट्स उसे ट्रांसफरर कहते हैं और जिसके लिए किया जाता है, जो उस राइट्स को रिसीव कर रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरी। ये इजी है। अब समझते हैं सारे स्टेटमेंट को। पहला दिया है सेल्स टाइटल। टाइटल का क्या मतलब है, ओनरशिप। ओनरशिप। बोनाफाइड का क्या मतलब है, गुड फेथ, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो। सेल्स टाइटल टू, यहाँ पे ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, सेल्स टाइटल टू बोनाफाइड ट्रांसफरर फॉर वैल्यू। क्या आप यहाँ पे ट्रांसफरर को ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो मिस्टर एक्स किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, वाई को। वाई कौन है, ट्रांसफरी। समझ में आ रहा है। तो जब भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो भी सेल कर रहे हैं टाइटल, वो ट्रांसफरर को नहीं करते बल्कि ट्रांसफरी को करते हैं, क्योंकि ट्रांसफरर तो खुद ट्रांसफर कर रहा है ना, तो वो कैसे टाइटल को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है पहला वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रांसफर ही लिखा होता तो सही होता। आखिरी ऑप्शन देखते हैं, ट्रांसफरर कैन सू इन ओन नेम विदाउट गिविंग नोटिस टू द डेटर। अब इसको समझते हैं, इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर एक्स, इन्होंने पैसे बोरो किए मिस्टर वाई से। इन्होंने प्रोमिसरी नोट जो है वो इशू कर दिया, पीएन शॉर्ट में लिख देते हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से पैसे उधार लिए और बदले में प्रोमिसरी नोट इशू कर दिया मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई जो है क्या है, ट्रांसफर ही हो गए। अब इन्होंने क्या किया कि मिस्टर जेड को इन्होंने ये जो प्रोमिसरी नोट था ये ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे मिस्टर वाई जो है वो कौन हो गए, ट्रांसफरर, और यहाँ पे मिस्टर जेड कौन हो गया, ट्रांसफरी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर जेड जो है इनके पास एक लीगल राइट है टू इन्फोर्स पेमेंट फ्रॉम मिस्टर एक्स। यहाँ पे मिस्टर एक्स कौन हो जाएंगे, डेटर। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा जिससे हमें पैसा मिलता है वो हमारे डेटर होते हैं। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रांसफरर कैन सू इन ओन नेम विदाउट गिविंग नोटिस टू डेटर। यहाँ पे मिस्टर जेड जो है, जो ट्रांसफरी है, उनके पास ये लीगल राइट है कि अगर उनको पैसा नहीं मिल रहा तो मिस्टर एक्स को इन्फोर्स कर सकते हैं पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रांसफर ही सू कर सकता है, ट्रांसफरर नहीं कर सकता, ट्रांसफरर नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। ट्रांसफरी जो है वो सू कर सकता है अपने नाम में बिना डेटर को नोटिस दिए बिना। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो नहीं होगा। अगर यहाँ पे ट्रांसफरी लिखा होता तो ये सही होता। तो एनटीए ने भी इसका 2 आंसर दिया है, ए और डी, दोनों आंसर सही है अगर आपने मारा है तो। कई बार स्पेलिंग मिस्टेक भी इसमें थी, कुछ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक सही की है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है। तो ये आपका 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जो नए चैनल हैं शोधनम, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम रिसर्च और स्टार्ट से रिलेटेड जो भी लेक्चर होंगे उसको उस पर अपलोड करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।